नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। लाइव शो में हर दिन हम बात करते हैं किसी खास मुद्दे की, किसी खास व्यक्ति की। और आज हम बात करने वाले हैं एक पार्टी की, राजनीतिक दल की। भारतीय जनता पार्टी की बात हम करेंगे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है मेंबर्स के हिसाब से। संख्या बल अगर कार्यकर्ताओं की या जो उनके मेंबर्स हैं ऑफिशियली, उनके नंबर के आधार पर अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा क्लेम करती है भारतीय जनता पार्टी। और नंबर्स वो सामने भी रखते हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, यानी सदस्यता अभियान चल रहा है। और सदस्य बनाने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बने, और ये एक परंपरा है कि 6 या 7 साल उनके यहाँ संविधान में इस तरह का जिक्र है कि आपको दोबारा अपनी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एग्जैक्ट साल क्या है वो मुझे पूरी तरीके से मालूम नहीं, लेकिन संविधान में इसका जिक्र किया जाता है। कोई 6 साल बताता है, कोई 9 साल बताता है। तो वो ड्राइव चल रही है। मेंबर्स दोबारा करोड़ों की संख्या पहले बताई जाती थी। इस बार भी दोबारा जब मेंबर्स बन जाएंगे तो शायद वैसा ही कोई नंबर आएगा सामने कि करोड़ों सदस्य हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीते कई सालों से क्लेम करती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसी तरीके से इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने मेंबर्स के नंबर्स के हिसाब से बन सकती है। इसमें कोई किसी को शको शुबा नहीं है, डाउट नहीं है, इस क्लेम पर कोई सवाल भी नहीं उठाता। लेकिन दिलचस्पी ये जानने में है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर बड़ा जबरदस्त सस्पेंस बन रहा है। और बहुत लंबे समय से इसको लेकर अटकलें चल रही हैं, चर्चाओं का दौर चल रहा है। और ये चर्चाओं का दौर लोकसभा चुनाव के पहले से ही चल रहा है। पहले से इसलिए चल रहा है क्योंकि जेपी नड्डा साहब जब 2020 में अमित शाह जी के बाद अध्यक्ष बने तो उनका कार्यकाल 2023 तक था। तब से ही ये अटकलों का दौर शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, यानी जेपी नड्डा साहब के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा। क्योंकि चुनावी साल था, लोगों ने तमाम नामों पर विचार किया, अटकलें लगाई गई, मीडिया में खबरें आई। लेकिन जैसी उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक जेपी नड्डा साहब के कार्यकाल को विस्तार दे दिया गया और यह कहा गया कि जून तक वही अध्यक्ष रहेंगे। 4 जून को चुनाव के नतीजे आए और 30 जून तक उनका कार्यकाल था। तो क्लियर था कि चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लड़ा भी गया। और जैसी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर अब की बार 400 पार का नारा दिया था। और पिछली बार यानी 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, तब अमित शाह अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। और भारतीय जनता पार्टी को अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली थी। 303 सीटें अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। उसके पहले 2014 में जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, उसी समय नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया था। और उसमें तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा रोल था। और राजनाथ सिंह स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत अध्यक्ष बने थे, क्योंकि नितिन गडकरी को एक कार्यकाल विस्तार दिया जाना था, लेकिन कुछ आरोप लगे। आरोप लगने के बाद नितिन गडकरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनाथ सिंह को एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर अध्यक्ष बनाया गया। और यह माना जाता है कि ये जो अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह, उससे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी की राह आसान हो गई। क्योंकि कोई और अध्यक्ष होता, पार्टी में उस समय का सीन अगर आप याद करेंगे तो उस समय स्थिति ये थी कि लाल कृष्ण आडवाणी सक्रिय राजनीति में थे और वो अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री पद पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। और उनके समर्थन में भी एक नेताओं का गुट था, जिसमें सुषमा स्वराज थी और आज शिवराज सिंह चौहान, जो कि मोदी मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री हैं, कृषि मंत्रालय का जिम्मेदारी देख रहे हैं, उनका नाम भी लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थकों के तौर पर गिना जाता था। और वो जो मीटिंग हुई थी गोवा में ऐतिहासिक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो अहम मीटिंग थी और वहां माना जाता है कि राजनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष के तौर पर एक क्रूशियल रोल निभाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के चेहरे के तौर पर सामने रखा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 282 सीटें हासिल की। पहला मौका था भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। और उस समय को अगर आप याद करेंगे 2014 के चुनाव को,
तो महामंत्री थे उस समय गृह मंत्री जो है आज के अमित शाह साहब, और उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। और उत्तर प्रदेश में एक कमाल का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 71 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जीतने में कामयाब हुई थी, और 2 सीटें सहयोगी अपना दल ने जीती थी। अब मैन ऑफ द मैच उस चुनाव का, 2014 के लोकसभा चुनाव का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह साहब को बताया था। और जब चुनाव के नतीजे आए, मंत्रिमंडल बना और राजनाथ सिंह को गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, तभी ये क्लियर हो गया कि नए अध्यक्ष जो भी आएंगे वो अमित शाह साहब हो सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद उनकी ताजपोशी भी हो गई, और अमित शाह जब अध्यक्ष बने तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कायाकल्प ही हो गया। और कायाकल्प ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की कामयाबी पहले कभी नहीं मिली थी, उस तरह की कामयाबी मिली। कई राज्यों में, 17 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हिंदुस्तान के लगभग 70% हिस्से पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी। एक दौर ऐसा भी था, 2019 के चुनाव का हमने अभी जिक्र किया कि 2019 का चुनाव भी अमित शाह साहब के अध्यक्ष रहते हुए ही लड़ा गया, और भारतीय जनता पार्टी को 2014 से भी बड़ी कामयाबी मिली। और अमित शाह के कार्यकाल में ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी सदस्यों के लिहाज से। और वही दौर था जो बीजेपी का स्वर्णिम दौर अभी तक का कहा जा सकता है, जब भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे समय तक अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रही। कुछ ऐसे राज्य, चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों, असम हो, पूर्वोत्तर के और दूसरे राज्य हों, त्रिपुरा जैसे राज्य हों, जहां भारतीय जनता पार्टी की पहले कभी सरकार नहीं बनी थी, वहां भी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन जब 2019 के नतीजे आए, चुनाव के नतीजे आए, तो अमित शाह साहब को गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। तब पार्टी को एक नए अध्यक्ष की जरूरत थी, और जेपी नड्डा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वस्त थे, उनको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन नड्डा साहब का कार्यकाल भी समाप्त हो गया, चुनाव नतीजे आए। जिस तरह से 2019 के बाद अमित शाह साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे, इसी तरह नड्डा साहब भी आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। वो मंत्री रहते हुए ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को भी संभाल रहे हैं। और अभी जब 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कल आखिरी दौर की वोटिंग होनी है, हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग होनी है, और 8 तारीख को दोनों राज्यों के रिजल्ट आने हैं। इस बीच में बीजेपी के अंदर ड्राइव भी शुरू हो गया है मेंबरशिप का। लेकिन अब ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक व्यक्ति एक पद की बात करती है, तो जेपी नड्डा साहब, जो कि ऑलरेडी मंत्रिमंडल में शामिल हैं, और ये क्लियर है कि उनको एक्सटेंशन दिया गया था जून तक, यानी वो दूसरा कार्यकाल नहीं लेने जा रहे हैं। तो ये चर्चा जोरों पर है, मीडिया लगातार अटकलें लगा रही है, अभी तक किसी के पास पुष्ट जानकारी नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि अगर फुल मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिलती, जैसा कि चुनाव के पहले नारा दिया गया था, अब की बार 400 पार, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ भारतीय जनता पार्टी पर पहले की तरह ही मजबूत रहती। और अगर आपको चुनाव का दौर याद हो, तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का एक बयान आया था, जब आरएसएस के बीजेपी में दखल की बात की गई थी, तब उन्होंने क्लियर कहा था कि अब हम सक्षम हो गए हैं और अपने फैसले ले सकते हैं। लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव की जो अड़चनें बताई जाती हैं मुख्य, उसमें एक ये भी बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। जो भी नाम चल रहे हैं, जो भी बताए जा रहे हैं, उनमें अड़चन या रोड़े आरएसएस की तरफ से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा, आरएसएस चाहता है कि उसके पसंद का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि, लोगों का कहना है, मीडिया का दावा है, जो सूत्रों के हवाले से आ रहा है, क्योंकि आरएसएस मीडिया में आकर साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बहुत से लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं, लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जिस तरह के बयान 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मोहन भागवत साहब के आए हैं, तो उसमें लगातार ये माना जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निशाने पर ले रहे हैं, या उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है, ये बार बार दावा किया जा रहा है कि आरएसएस चाहता है कि इस बार जो भी अध्यक्ष बने, पिछले 2 अध्यक्ष, जैसा हमने आपको बताया था कि अमित शाह बने, जेपी नड्डा बने, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद थे। इसके पहले जो भी अध्यक्ष पार्टी के बने, वो आरएसएस की पसंद से बनते रहे। वो अध्यक्ष कौन थे, क्या क्या नाम है, हम आपको दिखा देते हैं। ये तो आपने देखा, जो हमने पिछले 3 अध्यक्षों की बात की, शुरुआत से अगर हम बात करते हैं,
बिल्कुल अगर हम शुरू पार्टी के बनने की तरफ से जाएं, अगर हम वहां से शुरुआत करें, ये रिवर्स में आ गया है। बिल्कुल शुरू से अगर आप बात करते हैं तो पहले अध्यक्ष जो थे पार्टी के वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी साहब बने। मैं बिल्कुल आपको शुरू से दिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा ये स्लाइड में कुछ दिक्कत है, इसको हम दोबारा इस स्लाइड को देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले अध्यक्ष का जैसा हमने आपको बताया था कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब दूसरे अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब के रहते हुए ही भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और वही पहले अध्यक्ष बने। फिर लाल कृष्ण आडवाणी साहब बने और उसके बाद तीसरे अध्यक्ष बने मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी साहब जब अध्यक्ष बने और उनका कार्यकाल उतना कामयाब नहीं था जिस तरह का माना गया था लाल कृष्ण आडवाणी साहब का, और सबसे महत्वपूर्ण समय कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का जो रहा वो लाल कृष्ण आडवाणी साहब के टाइम में ही रहा। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी आए, कुशाभाऊ ठाकरे उसके बाद अध्यक्ष बने। अगले अध्यक्ष बने बंगारू लक्ष्मण, और वो पहले अध्यक्ष थे जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद जना कृष्णा मूर्ति अध्यक्ष बने। उसके बाद एम वेंकैया नायडू बने और फिर नितिन गडकरी आए। नितिन गडकरी आरएसएस के पसंदीदा अध्यक्ष थे। उन्होंने ही बताया जाता है कि नितिन गडकरी साहब की ताजपोशी आरएसएस की मर्जी से हुई। और उसके बाद राजनाथ सिंह पहले भी एक बार 2005 से लेकर 2009 तक अध्यक्ष रह चुके थे। ये वो दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी को हटाया गया था। हटाया इसलिए गया था कि उनका वो जिन्ना वाला विवाद सबको याद है। पाकिस्तान में वो गए थे और जिन्ना की मजार पर जाकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ की थी, उनको धर्मनिरपेक्ष बताया था। उसके बाद राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। राजनाथ सिंह उसके पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रह चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े पसंदीदा थे। और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा, ये मोदी के कार्यकाल के दोनों अध्यक्ष बने। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 अध्यक्ष देख चुकी है। 12वां अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। और अटकलों का ये जो दौर है वो आज का नहीं है। मैंने आपको जैसा बताया कि पहले चुनाव के पहले भी इस तरह की अटकलें थी। चुनाव तक एक्सटेंशन दे दिया गया जेपी नड्डा साहब को। अब जो नाम चल रहे हैं उसमें एक नाम सरप्राइजिंग पैकेज के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम आया है। ये बताया जाता है कि वो आरएसएस की करीबी है, इसके तौर पर उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। और ये बताया गया है कि क्योंकि वो नाराज चल रही हैं जब से राजस्थान में उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को दरकिनार किया गया, भजन लाल शर्मा को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके करीबियों को दरकरार किया गया, तो ये बताया जाता है कि वसुंधरा राजे कुछ नाराज हैं। जो दो टॉप लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे, और आरएसएस उनमें एक पोटेंशियल देखता है। वो पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष होंगी तो एक मैसेजिंग भी जाएगी, क्योंकि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा चुका है और जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे उसमें 33% रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव होगा। लेकिन इनके नाम पर बहुत से लोग डाउट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी नया अध्यक्ष होगा उसमें आरएसएस की पसंद तो होगी, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता हैं, उनकी पसंद को दरकिनार किया जाए। और एक ये मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि 12 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ, जिसमें टॉप लीडर्स बीजेपी के मौजूद थे, टॉप लीडर्स आरएसएस के मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, महामंत्री बीजेपी के बीएल संतोष थे, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले मौजूद थे, अरुण कुमार साहब भी मीटिंग में मौजूद थे। 5 घंटे तक ये मीटिंग चली, लेकिन इस मीटिंग का कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और ये अगस्त की बात है, अक्टूबर आ गया है, अक्टूबर तक भी अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और जैसा मैं कह रहा था कि चुनाव के बाद से जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, अध्यक्ष के दावेदार के तौर पर जो नाम सामने आए हैं, उनमें भूपेंद्र यादव, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में शामिल हैं, उनके नाम की भी चर्चा हुई, कई बार हुई, बड़ा गंभीर उनको दावेदार बताया गया। और क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब के करीबी हैं, इसलिए उनके नाम को बहुत ही सीरियसली लिया गया। राम माधव, जो कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन कराने में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था, आरएसएस से आते हैं, आरएसएस के पसंदीदा हैं, उनका नाम भी चलाया गया। विनोद तावड़े साहब, जिनका कद अचानक बढ़ा है,
महाराष्ट्र से आते हैं, उनके नाम की बड़ी चर्चा हुई। और ये भी बताया जाता है कि महाराष्ट्र में क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की उतनी मजबूत स्थिति नहीं कही जा रही है। खास तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उतनी कामयाबी नहीं मिली। वो सबसे बड़ी पार्टी भी महाराष्ट्र में नहीं बन पाई। ये भी बताया जाता है कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि विनोद तावड़े साहब के नाम को लेकर सर्वे भी कराया गया, और ये सर्वे में पता करने की कोशिश की गई कि वो कितने लोकप्रिय हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या कोई कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि नितिन गडकरी भी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र से नितिन गडकरी भी आते हैं। सुनील बंसल, जो उत्तर प्रदेश का लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभार देखा, संगठन के व्यक्ति हैं, अमित शाह के बहुत करीब माने जाते हैं, उनके नाम की भी चर्चा हुई। अनुराग ठाकुर साहब की भी चर्चा हुई, जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, बाद में इस बार क्योंकि जेपी नड्डा हिमाचल से ही आते हैं, वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो अनुराग ठाकुर साहब को कोई मंत्री पद नहीं मिला, तो ये माना गया कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चुनाव के बाद इनके नाम पर भी चर्चा हुई। नाम पर चर्चा स्मृति ईरानी के भी हुई। एक नाम और सरप्राइजिंग नाम, संजय जोशी। और कई सारे यूट्यूब चैनल्स और पोर्टल्स ने तो संजय जोशी को बिल्कुल दावेदार बनाते हुए उनकी ताजपोशी तय कर दी। और संजय जोशी के बारे में सब लोग जानते हैं, गुजरात से ही आते हैं, गुजरात उनका कार्य क्षेत्र रहा है, संगठन के व्यक्ति हैं, बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। और जब किसी जमाने में नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उनके ये बड़े करीबी थे, लेकिन बाद में दोनों नेताओं के बीच दूरियां आ गई। फिर यह भी बताया जाता है कि इसी दूरी की वजह से, इसी नाराजगी की वजह से वो साइडलाइन भी हो गए संजय जोशी। हालांकि लोग दूसरी कहानी भी सुनाते हैं, एक सीडी की कहानी सुनाते हैं, वो सीडी बाद में फर्जी साबित हुई। लेकिन जो राजनीतिक वनवास था संजय जोशी का, वो समाप्त नहीं हुआ। इस बार ये भी याद दिलाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन होता है 17 सितंबर को, संजय जोशी साहब ने उनको बधाई दी और नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कितनी नाराजगी दूर हो पाई है। पर यह भी कहा जाता है कि शायद संजय जोशी अब भी फ्रंट रनर हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि संजय जोशी के पक्ष में क्योंकि नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अमित शाह वही फैसला लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं, तो इसलिए इनका एक नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है। एक नाम और है जिसके बारे में संडे गार्डियन एक प्रमुख अखबार है, उसने दावा किया है हाल में, और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 बार लगातार 5 बार पहले सांसद चुने गए, फिर उसके बाद लगातार 3 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे। पिछला चुनाव भी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही लड़ा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही थी मध्य प्रदेश में, और ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस वापसी कर सकती है। लेकिन जो इनकी लाडली बहन योजना थी शिवराज सिंह चौहान की, और जिस तरह से इन्होंने मेहनत की, जिस तरह से इन्होंने अपने कैंडिडेट्स फाइल किए, और जिस तरह से इन्होंने प्रचार में अपनी जान झोंकी, अपनी साख को दांव पर लगाया, तो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसके बाद इनको लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, नए मुख्यमंत्री वहां बन गए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ, इनको लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया। ये जीते, बड़े लंबे मार्जिन से जीते, लगभग 7 लाख से ज्यादा वोटों से ये जीते, और उसके बाद इन्हें पुरस्कार दिया गया, केंद्र में इनको मंत्री बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उसका प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा लोकसभा चुनाव के दौरान, और भारतीय जनता पार्टी जो 240 के मार्क तक पहुंच सकी है, उसमें शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं ने जो मेहनत की मध्य प्रदेश में ग्राउंड पर, जमीन पर, और मध्य प्रदेश में जिस तरह की बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसी की वजह से 240 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकी। क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश 2 की स्टेट थे, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई, पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई पार्टी। अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान दम नहीं लगाते, बाकी नेता दम नहीं लगाते, तो शायद ये प्रदर्शन नहीं हो पाता। और उसके बाद जब सीटें घटी, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, उसके बाद संघ की ओर से कई नाम, जिनका हमने अभी जिक्र किया, वो सारे नाम आने लगे सामने, जिनको लेकर बीजेपी के टॉप लीडर सहज महसूस नहीं करते। संघ
अपने आप को एक ऐसा संगठन बताता है जो समाज सेवा, देश निर्माण में काम करता है, और वो कहता है कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कई स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, लेकिन संघ का सीधा कोई भारतीय जनता पार्टी में दखल नहीं है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी को जानने वाले, उनके रिश्तों को अंदर तक पहचानने वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहता। वो 10 साल यानी 2014 से 2024 तक संघ की पकड़ उस तरह से नहीं रही जैसा कि पहले रही है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे, उनको रिमूव करके और लाल कृष्ण आडवाणी को लाया गया। हालांकि 6 साल, शुरुआती 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन उस तरह की कामयाबी नहीं मिली। लाल कृष्ण आडवाणी जब अध्यक्ष बने, उसके पहले उनके पास उस तरह की कामयाबी नहीं थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी संगठन के व्यक्ति थे, और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी जब अध्यक्ष बने, और उसके बाद आज की तारीख तक 2024 तक अगर आप देखेंगे तो संगठन पर जो छाप लाल कृष्ण आडवाणी की दिखती है, वैसी ही छाप अमित शाह ने छोड़ी। बाकी किसी अध्यक्ष का वो असर, वो रुतबा, वो जलवा या पार्टी के विस्तार में योगदान नहीं रहा। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो सेकंड रंग लीडरशिप डेवलप की, उसमें आप के एन गोविंदाचार्य से शुरुआत कर सकते हैं, प्रमोद महाजन का नाम ले सकते हैं, अरुण जेटली का नाम ले सकते हैं, सुषमा स्वराज का नाम ले सकते हैं, शिवराज चौहान का नाम ले सकते हैं, और सबसे बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्हें सीधे तौर पर यह माना जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने ही उनको बढ़ाया और बड़े नेता के तौर पर स्थापित करवाया। और मुख्यमंत्री पद जो उन्हें मिला, उसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। लेकिन वही लाल कृष्ण आडवाणी 2005 में जब जिन्ना की मजार पर गए, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे आरएसएस ने पसंद नहीं किया, तो आरएसएस ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया। उनकी जगह स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर वेंकैया नायडू आए, उसके बाद राजनाथ सिंह आए। इसी तरह से नितिन गडकरी को आरएसएस ने अपनी पसंद के हिसाब से अध्यक्ष बनवाया, क्योंकि उस समय नितिन गडकरी का कद राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर उनको लोग नहीं जानते थे। उनकी जो प्रेजेंस थी वो महाराष्ट्र तक सीमित थी। महाराष्ट्र में उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तौर पर काम किया था, अच्छा काम किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी वो पहचान नहीं थी। आरएसएस आरएसएस ने जब अपना असर दिखाया, अपना दमखम दिखाया, तभी वो अध्यक्ष बन सके, और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए वो अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह भी आरएसएस की पसंद से ही दोबारा बने। जब नितिन गडकरी साहब दूसरा कार्यकाल नहीं ले पाए, तो राजनाथ सिंह दोबारा आए, आरएसएस की पसंद से आए, क्योंकि राजनाथ सिंह भी आरएसएस के बड़े पसंदीदा नेता हैं, और आरएसएस से पूछकर ही ज्यादातर फैसले लेते रहे अध्यक्ष पद के तौर पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली है, वो अपने अंदाज में काम करना पसंद करते हैं। तो पिछले 2 अध्यक्ष थे, सीधे तौर पर वो भी आरएसएस से जुड़े हुए थे, क्योंकि बड़े फक्र के साथ, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, सभी अपना जुड़ाव आरएसएस से बताते हैं। लेकिन जैसा जेपी नड्डा साहब का बयान, बड़ा चर्चित बयान है, जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अब बीजेपी इतनी सक्षम हो चुकी है कि वो अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि आरएसएस जिस किसी को भी वो चाहता है कि अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी का, समर्थन आरएसएस का उसी के साथ रहेगा जो आरएसएस की पसंद का व्यक्ति होगा। इसीलिए कई सारे नाम चल रहे हैं। जो नाम पेश किए गए बीजेपी के प्रमुख नेताओं की ओर से, आरएसएस बताया जाता है कि उसमें वीटो लगा रहा है। हालांकि आरएसएस के नेता खुलकर कुछ नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन अगले अध्यक्ष के नाम से यह तय हो जाएगा कि वो अध्यक्ष जो बनेगा, वो पार्टी पर पकड़ ज्यादा किसकी मजबूत है, बीजेपी के टॉप लीडर्स की पकड़ मजबूत है या आरएसएस की पकड़ मजबूत है। इसमें शिवराज सिंह चौहान इसलिए फ्रंट रनर कई लोगों को लग रहे हैं क्योंकि उनका इक्वल संबंध है, मतलब वो बैलेंस बना के रह सकते हैं बीजेपी के टॉप लीडर्स और आरएसएस के टॉप लीडर्स के बीच। इसलिए उन्हें आज फ्रंट रनर बताया जा रहा है, लेकिन दावे से अभी कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जल्दी ही वो नाम सामने होगा, तब तक ये अटकलों का दौर चलता रहेगा, और जब वो नाम सामने आ जाएगा उसी के बाद ये क्लियर होगा कि क्या आरएसएस ने अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाया या बीजेपी के टॉप लीडर्स ने अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाया।